नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसमें और इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान से नोट कर लेंगे और क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, पहला पॉइंट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई 1995 से नहीं, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पे स्थापना हुई थी इसकी। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती मनाई गई और जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। तब इसकी स्थापना हुई थी पुरस्कार की। तो 2021 का ये पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस को। और ये गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रेस है उत्तर प्रदेश की, जो कि धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता या धार्मिक कोई भी पुस्तक हो गई सनातन धर्म से, तो उनसे संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करती है। सबसे बड़ी प्रेस भी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक प्रेस है। इसको ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2021 का, नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी के नाम से दिया जाता है। और 2020 का ये पुरस्कार बांग्लादेश के मुजिबर खान को दिया गया था। ठीक है, बांग्लादेश के व्यक्ति थे। और 1 करोड़ रुपए इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। कितने पैसे? 1 करोड़ रुपए इस पुरस्कार में दिए जाते हैं, नोट कर लेना। थांग ठा, ये थांग टा ये शब्द है, ये एक प्राचीन कला है, पुरानी कला है, आर्ट है। ये थांगटा के नाम से कौन से राज्य की प्रसिद्ध है? ये मणिपुर की। लिख लेना, चर्चाओं में चल रही है जब से मणिपुर विवादों में है। ठीक है, थांगटा करके। सालार जंग संग्रहालय, संग्रहालय इंग्लिश में आप जानते क्या बोलते हैं? म्यूजियम। बहुत फेमस संग्रहालय रहा है ये प्राचीन काल से ही। कौन से शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय। और प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे? दिल्ली में बनाया गया है, जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों के इतिहास को या उनके समय काल को, उनके कार्यकालों को, उनके द्वारा किए गए उपलब्धियों को शामिल किया गया है। दिल्ली में स्थित है जी। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय सालारजंग हैदराबाद में। 23वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो पुरस्कार दिया गया वो दृश्यम 2 को दिया गया है। कौन सी पिक्चर को? दृश्यम 2। दृश्यम फर्स्ट आई थी एक पिक्चर और 2 भी आई है, तो इस मूवी को दिया गया इसकी पटकथा के ऊपर, इसकी कहानी के ऊपर, जो कि एक इंटरेस्टिंग कहानी उनको लगी अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी को। तो इन्होंने ये पुरस्कार दिया है दृश्यम 2 को। ठीक है, नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जो कि बेटा आने वाले एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। जो कि मान के चलो नवंबर में दिसंबर में पुलिस को पेपर होगा तो ये पिछले ही प्रश्न पूछे जा रहे होंगे भाई एग्जाम में, जब आते हैं याद रखियो, नोट कर लियो। एक पुरस्कार होता है दादा साहब अंतरराष्ट्रीय, जी ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय वाला है जी, वो वाला दादा साहब नहीं है जिसे भारत सरकार देती है। ठीक है, तो दादा साहेब अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2023 का कौन सी पिक्चर को दिया गया? कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर फाइल्स पिक्चर जो बनी कश्मीर के ऊपर बनी, और कश्मीर के ऊपर जो बनी कौन सी घटना दिखाई गई? 1990 की घटना इसके अंदर दिखाई गई कश्मीर फाइल्स में, जो कि वहां से पंडितों को घर बार छोड़कर, जमीन छोड़ करके भागना पड़ा था भारत के अन्य अन्य राज्यों में। तो वहां उनके ऊपर अत्याचार किया गया था, 1990 की घटना है जी। तो उसके ऊपर आधारित ये पिक्चर थी, है ना। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर थे जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई। तो इसको ये पुरस्कार मिला दादा साहब अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 का। शांति निकेतन जो आश्रम है, इसके अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ये भी एक जीके का पॉइंट है, आप याद रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? शांति निकेतन में। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। ठीक है, और शांति निकेतन की स्थापना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो शांति निकेतन को यूनेस्को सूची में शामिल किया जाएगा, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। यूनेस्को सूची में, है ना। यूनेस्को एक सांस्कृतिक या धरोहर जो भी पुराने होते हैं दुनिया के किसी भी देश में, उनको अपनी सूची में शामिल करती है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में, 1946 में स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में स्थित है। ठीक है, इससे पहले बंगाल से अगर बात करें तो दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को सूची में शामिल कर चुका है। किसको शामिल कर चुका है? दुर्गा पूजा को। ये चाहो तो नोट कर लेना, है ना। दुर्गा पूजा आपने सुनी है। दुर्गा पूजा का प्रसिद्ध जो त्योहार मनाया जाता है वो कहाँ पे? कलकत्ता में, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इस पूजा को भी शामिल यूनेस्को ने किया है। यदि शांति निकेतन शामिल होता है तो दूसरा ये एक स्थान होगा, या दूसरा पढ़ सकते कलकत्ता के अंदर, ये बंगाल की धरती से शामिल किया जाने वाला यूनेस्को के अंदर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट शामिल लिख लेना। सुनामी की बात करें, सुनामी शब्द आप बहुत पढ़ते हैं। सुनामी असल में टी से शुरू होता है, वैसे टी साइलेंट होती है इसमें, तो इस तरीके से इसे लिखते हैं सुनामी को।
और ये सुनामी शब्द देने वाला जो देश था वो जापान था दुनिया का। सुनामी शब्द किसने दिया? जापान ने। सुनामी का मतलब होता है समुद्र की ऊंची लहरों, जो समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इन्हें इंग्लिश में वे बोलते हैं, इन्हीं को सुनामी नाम दिया गया। जापान ने दिया था, जब जापान के अंदर अभी तक की सबसे भयानक सुनामी आई थी, जिसके कारण से जापान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर प्रशांत महासागर के अंदर डूब गया था और नष्ट हो गया, खत्म हो गया सुनामी की वजह से। तब से ये नाम सुनामी शब्द भी याद रखिएगा, समुद्र की ऊंची लहरों। अब सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है, सुनामी मतलब समुद्र के अंदर जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, उसका आने का कारण होता है भूकंप का फटना या भूकंप का आना। भूकंप की वजह से सुनामी या समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, वेव्स उठती हैं और जो शहरी तटों के जहां पे लोग निवास करते हैं उस तरफ आती हैं। तो आंसर याद रखना, भूकंप की वजह से। ठीक है। और भूकंप को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है रिएक्टर स्केल पर। भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो कहाँ पे? रिएक्टर स्केल पर, जहां पे अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कितने अंक होते हैं? 0 से 9 तक। इसी में तीव्रता या इंटेंसिटी इसकी देखी जाती है भूकंप की, है ना। अभी विश्व के हाल ही में कौन से देशों में भूकंप आया है, ये कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में आप बताइएगा हमें, कमेंट करके, है ना। दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहां पे भारत सरकार ने ऑपरेशन भी चलाया और हमारी इंडियन आर्मी फोर्सेज या मेडिकल फोर्सेज हमारी या एनडीआरएफ फोर्सेज वहां मदद करने के लिए बाई प्लेन से गई थी। 2-2 3-3 जहाज सरकार के द्वारा भेजे गए और वहां पे लोगों को बचाया। मेडिकल टीम ने बचाया, आर्मी की टीम ने बचाया, एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। तो कमेंट के माध्यम से बताना कि दुनिया के हाल ही में कौन से 2 देश थे, और 2 में एक देश सबसे ज्यादा प्रभावित था भूकंप से। उसमें 7 या 7.5, अगर तीव्रता की बात करें रिएक्टर स्केल पे 7.4 या 7.5 इंटेंसिटी का भूकंप आया था। वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई थी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं जब भूकंप आता है। जमीन हिल जाती है, पूरी सड़कें फट जाती हैं भैया, है ना। पहाड़ भी टूट जाते हैं, इतनी ताकत होती है भूकंप के अंदर। तो भूकंप की वजह से समुद्रों में ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं हम सुनामी। ध्यान रख लेना, रिएक्टर स्केल भी याद कर लेना। और भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वो किससे करते हैं? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि भैया भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है, ये और बता दो हमें। तो भूकंप का अध्ययन आप पढ़िएगा सिस्मोलॉजी। भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, ये लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ। 2 पॉइंट पढ़ने को आते हैं, एक सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ। दोनों ही किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक या भूकंप के अध्ययन से संबंधित है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जापान में सबसे ज्यादा विश्व में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जापान कहां पे स्थित है? दुनिया के बिल्कुल पूर्वी दिशा में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल मिला के 4 टापुओं पे स्थित है ये देश। कितने टापुओं पे? 4। छोटे मोटे बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो 4 प्रमुख आइलैंड्स पे बसा हुआ है पूरा का पूरा जापान। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है, सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है, पेपर की दृष्टि से आप पढ़ेंगे तो होन्शु द्वीप पढ़ा जाता है, जिसी पर जापान की राजधानी स्थित है। और राजधानी क्या है? टोक्यो। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति है जी? माओरी समुदाय के लोग हैं। कौन से देश में निवास करते हैं? न्यूजीलैंड में निवास करते हैं माओरी जनजाति के लोग। कौन से देश में? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड किसके अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रेलिया के भीतर आता है। न्यूजीलैंड को भैया कहाँ पे पढ़ते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, ये नोट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो सुना ही होगा आपने। इसे महाद्वीपों का भी महाद्वीप बोलते हैं या इसे द्वीपीय बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है। तो इसी के अंतर्गत न्यूजीलैंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप की खोज करी है, वो हम आगे अध्ययन करके बताएंगे, लेकिन अभी प्रमाण नहीं है उसके बारे में, सत्यता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं जीलैंडिया के नाम से। यदि वो खोज हो गई और प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिकों ने कि इस तरीके का नाम का एक और महाद्वीप था विश्व में, तब जाके वो 8वां महाद्वीप होगा जीलैंडिया के नाम से। लेकिन अभी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। पेपर में आंसर कितना देना है? 7 महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई साहब अफ्रीका महाद्वीप। काय के आधार पर? सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। दूसरे स्थान पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये दोनों महाद्वीपों को आप याद रखिएगा। बड़े में पूछ लेता है तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता है हमेशा, है ना। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, और भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है दुनिया में। और जनसंख्या में भारत की स्थिति है इस समय नंबर 1 पे। चीन छोड़ दिया है पीछे, चीन दूसरे पे और भारत पहले स्थान पर। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऐसे करके दुनिया के 4 सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के आधार पर। तुम देख ही रहे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है इंडिया की, और बढ़वा आओ, बढ़वा मत भैया, कम करवाओ।
छोटे नागपुर पठार के बारे में पढ़ा होगा आपने। जी भैया, मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ तो हमारे स्टूडियो में बालक हमारे बहुत बैठे रहते तो वो मुस्कुरा रहा हो जनसंख्या की बात पे, और इशारा में जो करोगे गुरुजी मैं तो धुआंधार बढ़ाऊंगा नौकरी लगा के। बढ़ाइयो भैया, बढ़ाइयो भैया, खूब पहले नौकरी लगाए पर है। पहला मुद्दा है आप जिस भी फील्ड में आप सफल हो जाइए। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सफल ही रहेंगी, ये मान के चलिए सेटल्ड रहेंगी, उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो खूब बढ़ाइयो 11 12 13 14 जितना जो कुछ करना है, लेकिन इस चीज से बचिएगा। मैं चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे बच्चा देखेंगे। तो भैया छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस संदेश के साथ आपको भारत सरकार जैसा नारा देती है उसी नारे के साथ आपको अपना जीवन जीना है। छोटा परिवार रहेगा तो आप भी कुशल मंगल रहेंगे, आपकी धर्म पत्नी भी कुशल मंगल रहेंगी, अर्धांगिनी, नहीं तो दिक्कत रहेगी बहुत ज्यादा। तो देखो, छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। और कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में। पारसनाथ चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड में स्थित है। या इसको हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। या छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। याद रखिएगा, पारसनाथ, नाथ का मतलब भगवान शिव। भगवान शिव की यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, तो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध भी है ये इलाका भगवान शिव के लिए। छोटे नागपुर का पठार आपको पता ही है, छोटे नागपुर का पठार लगभग भारत के 5 राज्यों में फैला है। छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए जाना जाता है। कोयले का लगभग 80% 80 से 90% कोयला भारत का छोटे नागपुर के पठार से निकाला जाता है। और छोटे नागपुर के पठार में भारत की एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। इसी को क्या बोलते हैं? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को। और इसी पर सबसे पहली एक परियोजना स्थापित की गई थी 1948 में, जो अमेरिका में एक परियोजना थी, टेनेसी परियोजना, उसकी एक कॉपी लेकर के यहाँ पे स्थापित करी गई थी 1948 में, देश की आजादी के बाद 1948 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की सबसे गहरी खान की बात कर रहे हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? अगर डीपेस्ट खान पूछ ले, गहराई में पूछ ले कि कितनी गहराई तक खनन करा जाता है यहाँ पे सरकार के द्वारा, तो भारत की सबसे गहरी खान है कोलार की खान। कौन सी खान है? कोलार की। जी गहरी के हिसाब से बताइए मैंने, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो और आ जाते हैं। जैसे आप गए कहाँ पे यात्रा करवे? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आप यात्रा करेंगे तो 2 जगह की करनी है। एक यात्रा करनी है तुम्हें हट्टी नामक क्षेत्र में जाइयो, और एक यात्रा करनी है तुम्हें कोलार नामक क्षेत्र में जाना। तो ये दोनों क्या है? दोनों बहुत फेमस खान है। और दोनों जो फेमस खान है सर, ये काय की खान है? कोयला की खान है, सोने की खान है यार, बताए चुनार बता दे घर। सोने की खान है भैया जी, है ना, मैं कोयला कह दूं तो ये चक्कर में। तो सोने की खान है ये दोनों। गोल्ड निकाला जाता है यहाँ से, कोलार से भी गोल्ड निकलता है और हट्टी से भी गोल्ड निकलता है। तो कोलार जो खान है वो क्या है? सबसे गहरी है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई तक खुदाई करी है, काय की प्राप्ति के लिए? सोने की प्राप्ति के लिए। और भारत में सबसे ज्यादा सोना भी यहीं से निकाला गया है। भारत का 99% सोना यहीं से मिलो भैया। अगर भारत में मैं बताऊं 100% गोल्ड है, 100% सोना है, तो 100 में से 99% सोना हट्टी से निकाला गया या कोलार से निकाला गया, जो कि कौन से राज्य में? कर्नाटक में। यदि राज्य आएगा तो कर्नाटक लगाना है, और खान आ जाए तो हट्टी और कोलार की खान लगानी है सोने के लिए। 1% सोना बचाओ भाई, 1% तुम बताइए कमेंट बॉक्स में 1% कहा है, लेकिन पेपर में आनो ना 1% है, पेपर में जाइए आनो। चलो तुम्हें टेंशन रहेगी तो 1% में बता दूं, 1% जो सोना बचा वो निकाला जाता है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां से निकाला जाता है? अनंतपुर। ठीक है, अनंतपुर छोड़ो, अनंतपुर तो बहुत बड़ी जगह को नाम, रामगिरी नामक एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से निकाला जाता है जो 1% सोना बचा भारत में। लेकिन 99% यहीं से। और जो सबसे गहरी खान भी पड़ी जाती कोलार। अब ऐसे ही याद नहीं होगा तो एक पिक्चर तो आपने देखी होगी, पिक्चर से तो याद कर लेंगे, भूगोल के जो क्वेश्चन है। पिक्चर आई सर हमारी साबिर सर KGF, बड़ी फेमस पिक्चर थी, बड़ी सुपर डुपर हिट पिक्चर गई। जब पिक्चर आप देख लेंगे तो सोने तो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं कि सोना कहाँ हो, कौन से राज्य में। और वहीं पे दिखाया गया है, वो सारी खाने भी दिखाई गई है, शूटिंग भी वही है मूवी की। कहाँ पे भैया? कर्नाटक राज्य में भैया शूटिंग। ठीक है, और जाको मतलब कहाँ हो तो आप जानते हैं, जाको मतलब है गो कोलार, के को मतलब कोलार, जाको मतलब है गो गोल्ड, और जाको मतलब क्या है? एफ को, एफ को मतलब है फील्ड, एफ का मतलब सर फील्ड। तो जब पिक्चर की अगर फुल फॉर्म पे हम जामे तो पिक्चर की फुल फॉर्म का ही कोलार गोल्ड फील्ड, जाके ऊपर जो पिक्चर ही। लेकिन पिक्चर हमने कैसे देखी? शॉर्ट नाम थे। अगर पढ़ाई के नाम से देखेंगे तो ये सारी चीज तुम्हें कर्नाटक राज्य में मिलेगी, कोलार गोल्ड फील्ड। इसी के ऊपर आधारित, पूरी सोने के ऊपर आधारित मूवी बनाई गई है ना। तो ध्यान रखना, यहां से निकाला जाता है जो कि सबसे गहरी खान है, लेकिन ये ज्यादा गहरी खान नहीं है, ये कम गहरी खान है। लेकिन दोनों खानों को पढ़ते हैं हट्टी और कोलार, जो कि कर्नाटक में।
और खनिज संसाधनों के लिए भी भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य है। और कौन सी चट्टान है खनिज संसाधनों के लिए सबसे प्रसिद्ध? चट्टान भी, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये पॉइंट भी आ जाता कई बार, ध्यान रखना, धारवाड़। धारवाड़ की चट्टान है, धारवाड़ की चट्टान काय के लिए फेमस है? खनिज संसाधनों के लिए फेमस है, खनिज संसाधनों के लिए फेमस है धारवाड़ की चट्टान। सबसे ज्यादा धनी चट्टान है ये धारवाड़। और कौन से राज्य में स्थित है भाई साहब? कर्नाटक राज्य में स्थित है धारवाड़ की चट्टान है। ठीक है, खनिज संसाधन कहने का मतलब है सोने के अलावा देखो तांबा भी मिल जाएगा, चांदी भी मिलती है वहां पे, और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और वर्षा आ रही है, ठंडा मौसम हो चुका है, बिपरजॉय का थोड़ा बहुत प्रभाव है, वही बारिश की वजह से। इसका आनंद लो खुल करके, और चैनल पर क्लासों को भी देखते रहो और शेयर भी करते रहो दबा के धुआंधार। ये था हमारा करंट अफेयर्स का। और बारिश के बारे में वो सुन लो, जो बारिश जी पड़ रही है वो हाल फिलहाल बिपरजॉय तूफान की वजह से या चक्रवात की वजह से आ रही है। लेकिन जो मानसून आएगा वो इन्हीं दिनों में शुरू होता है, लेकिन मानसून थोड़ा सा लेट आता है नॉर्थ इंडिया में, हमारी तरफ जहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं या दिल्ली हरियाणा में निवास कर रहे हैं, तो वो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है जहाँ हमारे यहाँ धुआंधार, और 4 महीना तक होता है। 4 महीना में सिर्फ 2 महीना वर्षा प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो मानसून आगे बढ़ता हुआ लौट जाता है बंगाल की खाड़ी के हिस्से में होता हुआ, जैसे उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो ठंडे मौसम का आनंद लो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप गर्मी का भी आनंद ले रहे थे, और ठंडे का भी। खूब नहाओ, धुआंधार कपड़ा उतार के, और चैनल खूब शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, नमस्कार।